हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हमारा 8वां वीडियो है और जीएस वर्ड के तरफ से यह मैग्नीज का है। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में इस मैग्नीज से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर लिए हैं, भारत की महत्वपूर्ण योजनाएँ। आप सभी जानते हैं कि योजनाओं से ज़रूर प्रश्न बनता है। एक जो लॉन्च हो चुका है और एक जो लॉन्च हुआ है, यानी कि जो हाल ही में जो लॉन्च होता है उससे बनता है और एक पहले से बनता है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न इसमें से मिल जाए। तो भारत का जो एक योजना है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने किसने ऐसा लॉन्च किया है? इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है, का नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू की है। इसका जो उद्देश्य इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है ना, युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को मौलिक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है या उद्देश्य है। इसके बाद एक योजना है श्रेयस, ठीक है, श्रेयस योजना। तो प्रारंभ किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कब? तो 27 फरवरी 2019 को। पुराना है लेकिन यह आ सकता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं पुराने योजना के अंतर्गत। इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल हेतु उच्च शिक्षा प्रणाली अंतर्गत सीखने के दौरान अर्जन, ठीक है। तो उसके बाद से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है, निधि योजना, इसका जो लॉन्च होता है कब चालू किया? 25 फरवरी 2019 से। कहाँ से? तो गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश। इस योजना से करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ पहुंचने का अनुमान है। यहाँ पे है एक योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 5 फरवरी 2019 को इस योजना को की घोषणा अंतरिम बजट 2019 में की थी। ये सभी योजनाएं हैं, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। हम धीरे धीरे चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट के तरफ से। यहाँ पे है प्रवासी तीर्थ योजना। कब लॉन्च किया गया है? 2019 में। ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बाद से आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब लॉन्च हुआ? 2024 में 28 अक्टूबर को। यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये कब हुआ था? 1 मई 2018 में बलिया उत्तर प्रदेश से बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को 3 साल में 15 करोड़ गैस कनेक्शन बांटना। प्रधानमंत्री उजाला योजना, तो इसके अंतर्गत एलईडी का वितरण किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी योजनाएं हैं। कभी पूछ जाए कि भारत में केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं, कौन सी योजना कब लॉन्च की गई थी या कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सभी योजनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है विभिन्न राज्यों की, यानी कि अन्य राज्य जो योजना लॉन्च करते हैं उनके अंतर्गत है। अभी वो केंद्र सरकार की थी। उड़ीसा में ये 2 लॉन्च किए गए हैं, वहाँ की है। और हिमाचल प्रदेश की पर्वतधारा योजना, आयुष घर द्वार कार्यक्रम, मिशन हौसला वात्स्य योजना उत्तराखंड का है। ये तेलंगाना का है। ये सभी इसी तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में चलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो भी है, ये रहा उत्तर प्रदेश। इस साल दो योजनाएं लॉन्च की गई है। अभ्युदय योजना, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आईआईटी जेईई और यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंटों को कोचिंग फ्री में दिलाता है। और थैला बैंक योजना, यह लखनऊ नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक पहल है। थैला बैंक योजना की शुरुआत की। इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों में, मंडियों में कपड़ा थैले की बिक्री की जाएगी। पश्चिम बंगाल की माँ रसोई योजना, पश्चिम बंगाल की है।
₹5 में खाना मिलने का इस योजना के अंतर्गत है। दिल्ली जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना। एक और योजना है स्विच दिल्ली, ये भी योजना है। और लद्दाख का एक योजना है युक्त टैब। चलिए अब कुछ चलते हैं हम लोग खेल पर। खेल घटनाक्रम, कुछ प्रश्न खेल से भी बनते हैं। तो खेल क्रिकेट से संबंधित है। और इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ पे दिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2021 स्थान जिनका है उनका नाम है। विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता भारत रहा। और मैन ऑफ द मैच तो किसे बनाया गया, माइकल जैमिसन। एक और है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया का 2-1 से हराया का खिताब जीत लिया है। यहाँ पे है सैयद कुश्ती अली T20 ट्रॉफी, विजेता तमिलनाडु, उप विजेता बड़ोदरा। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 में मुंबई ने जीता है चौथी बार, उप विजेता उत्तर प्रदेश रहा। और एक योजना एक है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, इसको देख लीजिएगा। IPL देखिएगा, IPL ठीक है। अन्य घटनाक्रम भी देखना पड़ेगा। चलिए जो मोस्ट है वो हम ज़रूर आपको बताएंगे, मोस्ट ही बताएंगे, मोस्ट जो आने वाले एग्ज़ाम के दृश्य है। तो यहाँ पे मैच देखते लीजिएगा, वीडियो रोक के पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। बैडमिंटन के संबंध में कुछ आएगा। बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 स्थल दुबई में हुआ है, प्रथम स्थान भारत रहा। तो कुल पदक आए थे 21, 5 स्वर्ण आए थे और 6 रजत 10 कांस्य आए थे। यूनेक्स थाईलैंड ओपन सभी तो नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है टॉप में कौन रहा। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता, इस तरह का पूछ लेता है मिलान से। मुक्केबाजी में दुबई में आयोजित हुई है, भारत का पहला तालिका स्थान चौथा रहा, प्रथम कजाकिस्तान रहा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में। और यहाँ पे 35वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में आयोजित हुआ स्पेन, भारत ने कुल 10 पदक जीते, 1 स्वर्ण। फुटबॉल, तो फुटबॉल से आता है प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप, विजेता बायरन म्यूनिस, उप विजेता टाइग्रेस। और भारत का स्थान 105वां रहा। हाल ही में फीफा द्वारा जारी पुरुषों वर्ल्ड रैंकिंग बेल्जियम्स के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये रहा कुछ खेल के संबंधित। आगामी खेल होगा, हाँ यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 13वां ICC पुरुष एकल दिवस क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ होगा, भारत में। 14वां ICC तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल में 22वां फीफा वर्ल्ड फुटबॉल विश्व कप होगा कतर में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में होगा कतर में। ओलंपिक देखिए, ओलंपिक ही सबसे इसमें मोस्ट है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 21 टोक्यो जापान में। अब होगा 33वां, तो ये होगा पेरिस फ्रांस में। 34वां होगा US में 28 में। अब पेरिस फ्रांस में होगा। एशियाई खेल में देखिए, एशियाई खेल में
19वां एशियाई खेल 2022 चीन में होगा। और खेलो इंडिया ये गेम्स जो होगा, खेलो इंडिया गेम्स, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कर्नाटक में होगा। ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा पंचकुला में। ठीक है, चलिए हरियाणा में हुआ खेलो इंडिया एथलीट। राष्ट्रीय खेल और हॉकी, ये राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल हॉकी पुरुष 2023 होगा भारत में। और जूनियर पुरुष हॉकी खेल भारत। यहाँ देखिए विविध 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ खेला गया? हरियाणा में। 4th चौथा है पुरुष मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियन 2021 सर्बिया। यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रमुख खेल पुरस्कार ध्यानचंद चंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार। तो हॉकी के जादूगर के नाम से सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो मिलता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। उनके जन्म 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को इसी दिन हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार 4 साल की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है सर्वोच्च पुरस्कार है। अब हो गया राजीव गांधी जो है खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद के नाम से 2020 से चालू है। खिलाड़ी का नाम ये रहा जिनको जिनको मिला है। आप इसको यहाँ पे है अर्जुन पुरस्कार, अतानु दास तीरंदाजी, ये सभी जिनको जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। जो प्रश्न से संबंधित बनने लायक रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। चर्चित खिलाड़ी का एक चैप्टर है महेंद्र सिंह धोनी। ये क्यों चर्चित में रहे? तो 17 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होने वाली T20 विश्व कप के लिए पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी कुछ पाबंदियां हैं। ये है वंदना कटारिया। यह है कौन है? टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के हैट्रिक गोल लगाने वाली भारतीय पहली खिलाड़ी महिला है। इन्होंने ये कारनामा अर्जेंटीना के खिलाफ किया। उत्तराखंड सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम की इस खिलाड़ी को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। किसको? वंदना कटारिया को। ये हैं रविचंद्र अश्विनी। इन्हें क्यों चर्चित में है? तो भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विनी को इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज को 200 बार आउट करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। जीव मिल्खा कौन है? इनके बारे में जान लीजिए। दीपिका कुमारी कौन है? तीरंदाजी है। और मिल्खा सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे, इनकी जानकारी ले लेते हैं। 8 जून 2021 को भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख, इनका क्या नाम है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है, के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फ्लाइंग सिख का किताब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान द्वारा दिया गया था। रोम ओलंपिक 1960 में, रोम में जो ओलंपिक हुआ था 1960 में 460 मीटर दौड़ स्पर्धा में कुछ सेकंड की वजह से चौथे स्थान पर रहे।
और 1959 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह आत्मकथा द शीर्षक द रेस ऑफ द माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। अब आते हैं सुनील छेत्री। ये सभी खिलाड़ी हैं। मिताली राज कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की पहली, कोई भी कहे हैं आप सभी से कि कोई भी चीज़ पहली और एकमात्र होती है तो प्रश्न बनने लायक रहती है, वहीं से प्रश्न उठाया जाता है। देश का पहला हो, राज्य का पहला हो। तो और यहाँ पे आइए एक प्रश्न है हिमा दास, इसके बारे में देख लीजिएगा। हिमा दास, और हिमा दास को उप अधीक्षक पद का नियुक्त किया गया है पुलिस विभाग में। टोक्यो ओलंपिक 2020 दिस इज ए मोस्ट चैप्टर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल पाँच नए खेल कौन कौन शामिल हुआ है, तो ये है सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। ये 5 खेल शामिल हुए हैं टोक्यो ओलंपिक खेल में, मतलब ओलंपिक में। अब इनकी कुछ इतिहास है। 1964 के बाद 2020 में 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन रखने वाले टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया है। टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं यहाँ के। टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर कौन थे, तो इनका नाम है मिराई तोवा। नेक्स्ट है सीरिया की बैंड जाजा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की 12 वर्ष की एथलीट थी। कहाँ की, सीरिया की। उनका नाम था हैंड जाजा और ये 12 वर्ष की थी। ये प्रश्न बनने लायक है कि पूछ सकता है प्रश्न, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की जो थी वह किस देश की थी या उनका नाम क्या था। नेक्स्ट हैंड, इसका नाम है देख लीजिएगा हैंड जाजा सीरिया से। ऑस्ट्रेलिया की मैरी हाना ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे उम्रदरार। अब हो गया यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, 2 में से एक जरूर पूछेगा किसी भी परीक्षा में आने वाले। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो थी मैरी हाना ये 60 वर्ष की थी, 66 वर्ष की थी, और जो सीरिया की थी हैंड जाजा ये कम उम्र की थी, 12 वर्ष। तो ठीक है, अब यहाँ पर आता है जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने क्या किया है, ओपनिंग सेरेमनी और के दौरान ओलंपिक कड़ाल में 9 लौ प्रज्वलित की थी। ये प्रश्न पूछ सकता है, कहाँ की थी, जापानी की थी। अन्य देश द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। ये है कुछ वहाँ के टोक्यो ओलंपिक में जीते गए पदक की तालिका। तो भारत ने कितना लाया था, 7। पहले भारत की देख लीजिए, पहले लाया था भारत 7। एक था स्वर्ण, किसने स्वर्ण पाया था, तो नीरज चोपड़ा ने। 2 रजत और 4 कांस्य थे। इसमें कभी मिलान दे देगा कि कौन कितने थे, तो याद कर लीजिएगा। 1 स्वर्ण थे, 2 रजत थे, 4 कांस्य थे। सबसे टॉप में था अमेरिका, जितने स्वर्ण पदक लाए थे 39, कांस्य रजत 41 और कांस्य 33, टोटल था 113। यहाँ देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत में यानी कि ओलंपिक में भारत
ओलंपिक में इतिहास में पहली बार 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीत को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक पदक जीते हैं 7, यानी 1 स्वर्ण हो गया, 2 रजत, 1 और 4 कांस्य होता है। ओलंपिक के इतिहास में भारत से अब तक का सबसे बड़ा दल गया था। 119 दल गए थे खिलाड़ी सहित 119 खिलाड़ी सहित 228 सदस्य दल भेजा गया था। मैरी कॉम मुक्केबाजी और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी कप्तान टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के ध्वज वाहक बने थे। किसने? मैरी कॉम और मनप्रीत ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बने थे। और पहली बार भारत में 2 ध्वज वाहक बने थे। कौन से थे? मैरी कॉम मुक्केबाजी और मनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। बजरंग पुनिया पहलवान के समापन के लिए भारतीय दल का ध्वज वाहक बनाया गया था। यानी कि मैरी कॉम और मनप्रीत को स्टार्टिंग में ध्वजवाहक बनाया गया था और बजरंग पुनिया को जो पहलवान है समापन के लिए ध्वजवाहक बनाया गया था। वंदना कटारिया ओलंपिक खेल में 125 साल में के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। वंदना कटारिया हॉकी खेल में। ये रहा पदक के कुछ भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीते गए पदक। पहला था नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में थे, इन्होंने जीता था। ओलंपिक खेल में भारत का यह 10वां स्वर्ण है। 10वां स्वर्ण है। 8 हॉकी में और 1 भाला फेंक, 1 शूटिंग के अभिनव कुमार। 2008 में नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में खिलाड़ी की काव्यो को हराया था। चेक गणराज्य के खिलाड़ी वी याकूब को हराया था। इसी तरह होगा अभी एक इन्होंने 39 किलो की मीराबाई चानू थी, पहले ये ही जीती थी। मीराबाई चानू ने 49 किलो के भारोत्तोलन का रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी महिला बनी थी। चलिए उसके बाद से रवि कुमार दहिया थे। उसके बाद से भारतीय फुटबॉल हॉकी टीम थी, पीवी सिंधु थी। ये सभी थे वहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसकी कुछ है। स्थापना कब हुई थी हॉकी टीम की? तो 23 जून 1894। 23 जून 1894। 1894 और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष थॉमस वाक, प्रबंध निदेशक क्रिस्टोफी द फेयर और सदस्य देश 103। ये पूछ सकता है कि ओलंपिक खेल में कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, अब आता है पैरा ओलंपिक में। ये भी हुआ था टोक्यो जापान में ही। पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन हुआ था। कब? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। और पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक खिलाड़ी जापान 260, ब्राज़ील 258 और चीन 255। भाला फेंक खिलाड़ी टेक चंद भारत के ध्वजवाहक थे। टेक चंद कहाँ के थे? भारत के। किसमें? पैरा ओलंपिक में। और पैरा ओलंपिक में 9 स्पर्धाओं में 54 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। किसने? 54 ने, जबकि कुल 22 खेल स्पर्धाओं में आयोजित किया गया था। इसकी कुछ पदक इसमें है। इसमें 19 पद आए थे भारत के। 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, 8 5 8 6 5 8 6 याद कर लीजिएगा। ये उनकी तालिका है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। यहाँ पे पैरा ओलंपिक के कुछ विशेष हैं। तो एथलेटिक्स 8 मेडल लाए थे, शूटिंग 5 मेडल, टेनिस 1 मेडल और बैडमिंटन 4 और
तीरंदाजी 1 मेडल। इसकी जो है वह है स्थापना 22 सितंबर 1989। वह जर्मनी में मुख्यालय है। सदस्य हैं 176 और ये ब्राज़ील का अध्यक्ष है और ये न्यूजीलैंड के। तो इसमें कितने देश हैं? 176। और इसमें कितने देश हैं? अभी बताए थे आप लोगों को, एक देश में 103 देश हैं। 176 देश हैं पैरा ओलंपिक में और 103 देश हैं ओलंपिक में। ओलंपिक कब हुई थी? 1894। अब आता है नियुक्तियां एवं निधन। ये मोस्ट है कुछ। इसमें है एयर मार्शल BR चौधरी वायुसेना के प्रमुख बनाए गए थे। और ये नहीं है रणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ये मोस्ट है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। वासा ये नहीं है, मुख्यमंत्रियों का कुछ कम आता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यायमूर्ति NV रमन्ना। तो ये हैं कौन से? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल पर हैं और ये 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे। कितने मुख्य न्यायाधीश का जो नंबर है NV रमन का वह 48वां है। इसके बाद से मोस्ट इम्पोर्टेंट है अरुण कुमार मिश्रा बने हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, 8वें हैं। अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। और अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के महानिदेशक। यानी कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। चौथे नंबर के हैं, 8वें नंबर के। तो इसमें और कुछ नहीं है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है सुनील चंद्रा 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। वह मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये निर्वाचन आयुक्त हैं, 24वें आयुक्त हैं। और ये थे ठीक है। ये इनका जो कार्यकाल था NV रमन का, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश हैं 48वें। कब तक रहेंगे? 26 अगस्त 2022 तक। और ये चुनाव आयुक्त हैं सुनील चंद्रा। और चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक अगर मुख्य निर्वाचन का नाम पूछे तो सुनील चंद्रा, और किसी निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछे तो अनूप चंद्र पांडे भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त रवीश कुमार हैं। तो अनूप कुमार चंद्र है चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील चंद्रा। और इसमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और है सुबोध कुमार जायसवाल, ये CBI के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और CRPS के महानिदेशक बनाए हैं कुलदीप सिंह। और एक और मोस्ट है T रविशंकर, RBI के चौथे डिप्टी कमिश्नर हैं, ठीक है। दिस इज ए मोस्ट प्रश्न होगा ये। नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एक और मोस्ट है राज्यसभा के विपक्ष नेता, ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये न्यायाधीशों का लिस्ट है। तो सबसे
इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंकज मित्तल का है, यह होंगे चीफ जस्टिस होंगे। तो ये चीफ जस्टिसों का लिस्ट है, उनका हुआ तबादला, किनका तबादला हुआ है, तो ये तबादला लिस्ट है। तो नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत होंगे, राजदूत से लिस्ट आता है, कभी कभी प्रश्न बनता है इस पे। सीईओ में प्रश्न बनता है। अमिताभ कांत हैं, नीति आयोग के पुनः सीईओ बनाए गए हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं, तो नियुक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय का कुछ % ही है, जबकि ज़्यादातर राष्ट्रीय पूछे जाते हैं। ये सभी आप जानते हैं, सत्य नडेला ही आएगा ऐसा ही नहीं है, ये पुराना प्रश्न हो गया, सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह का ही खास प्रश्न बन सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बन सकता है प्रश्न। तो संयुक्त राष्ट्र कोप 26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष, कोप 26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष हैं आलोक शर्मा हैं, भारतीय मूल के। और एक प्रश्न और है यहाँ पे कि जो नीरा टंडन है भारतीय मूल की, नीरा टंडन, ये भारतीय, यह है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार। यहाँ पे एशिया है, कुछ नियुक्ति हो गई है। एशिया में मंगोलिया में राष्ट्रपति किनको बनाया गया है, उखना खुरेलखुश। सीरिया राष्ट्रपति बशर अल असद चौथी बार बने हैं। किर्गिस्तान का राष्ट्रपति ये बने हैं। और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इजराइल, यूरोप में ये प्रधानमंत्री बने हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, मार्सेलो। युगांडा के कौन बने हैं, ये आप उतना नहीं पूछता है। निधन पूछता है, तो ये भी हाल महंतगिरी का निधन। ये प्रश्न बन सकता है, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, रामपुर सहसवान घराने से शामिल थे। सहसगान पूछ सकता है कि किस घराने से थे, तो सहसवान घराने से। पद्म विभूषण मिला है 2006 में। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे है पुरस्कार से। चर्चिल पुरस्कार, वर्ष 2021 में साहित्य पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। साहित्य पुरस्कार दिया गया है किसको किसको, यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में अमानिका को दिया गया है कविता, जिसने कौन सी कविता लिखी है, टोकरी में द्विंग यानी थेरी गाथा। अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हें दिया है अरुंधति को। अरुंधति कविता इनकी ये है, व्हेन गुड इज दी ट्रेवलर। और मैथिली भाषा में कमलकांत झा को, उर्दू भाषा में हुसैन उल हक को। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, 30वां। तो सरस्वती सम्मान प्रश्न पूछा जाता है शरण कुमार लिम्बावे को दिया गया है। मराठी उपन्यासकार के अंतर्गत उपन्यास इनका है सनातन। हिंदी अनुवाद होगा पजा घोर पड़े।
व्यास सम्मान 31वां मिला है शरद पवार को। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है डेविड डी ओप को, यह है फ्रांस के। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है 93वां ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये सभी फिल्म के क्षेत्र में दिया गया है। नोमैडलैंड को फिल्म है। यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में किया गया है। 51वां फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है, गोवा में, इतना ही पूछा जाता है। और फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ है स्वर्ण मयूर है, इतना ही पूछा जाता है। एक जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जरूर पूछा जाएगा, यानी कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड द्वारा किस फिल्म थप्पड़ इरफान खान अभिनेता हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। मोस्ट प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, 51वां, तो 1 अप्रैल 2021 को रजनीकांत को दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आइकन अवार्ड कहाँ किसको दिया है, अनंगसा को, इनको दिया गया है, अनगसा को। पद्म पुरस्कार 2021 पहली बार दिया गया था, 1954 में प्रदान किया गया था। 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है गणतंत्र दिवस पर। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। 29 महिलाएं थी। ये सभी वहाँ के नोबेल पुरस्कार 2020, अभी 21 का भी आ गया है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 से, कब से, 1901 से स्टार्ट हो है। और ये शांति, साहित्य, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा और विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया भर के सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। ये सब 2020 के हैं और 2020 का ही प्रश्न पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार में। और विजेता कौन थे नोबेल पुरस्कार के, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये विजेता वहाँ की डेमो है। यहाँ देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता किस क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में और साहित्य में। साहित्य में दिया गया है किनको, लुइस ग्लू को, वर्ष 1948 में, न्यूयॉर्क, अमेरिका। कोरोना एक आपदा है, कोरोना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अध्याय 10। सभी दोस्त निवेदन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी दबा ले अगले वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि अगले वीडियो 150 प्रश्न का होगा और ये टेस्ट होगा। तो कोरोना की उत्पत्ति हुई थी वुहान शहर, चीन से 2019 में दिसंबर के करीब। और इसकी जो पहचान की गई थी इस कोरोना वायरस की, तो 1960 में की गई थी। और ये फेफड़े को प्रभावित करता है। जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोबेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया है। ये सभी मिशन हैं कोरोना वायरस के अंतर्गत। ऑपरेशन नमस्ते वंदे भारत मिशन, मिशन सागर, सब कोविड-19 के संबंधित है। और ये है आरोग्य सेतु ऐप।
जितने भी अभियान चलाए गए थे ये सभी उनके अंतर्गत आएंगे। ये कोविड-19 के अंतर्गत ऐप चलाया गया था, वह सभी है। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में है, तो उत्तर प्रदेश से संबंध प्रश्न आ सकता है। तो एक प्रवासी राहत मित्र ऐप था, प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये उत्तर प्रदेश का था। आयुष कवच कोविड ऐप, ये उत्तर प्रदेश का था। दूसरी लहर 2021 में आई थी। कोविड से संबंधित जितनी भी योजना आई थी यही सब योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। अनूठी उपहार, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। उत्तर प्रदेश की योजना आशीर्वाद योजना, ये उड़ीसा की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। एक है राजस्थान की घर घर औषधि, ये भी मोस्ट है। अब आता है उत्तर प्रदेश की समसामयिकी एवं बजट 2021। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर देश के सबसे पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मनाए गए प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? तो स्ट्रॉबेरी उत्सव मनाया गया था जनवरी महीने के झांसी में। गुड़ महोत्सव मनाया गया था लखनऊ में। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, केला महोत्सव कुशीनगर और शहनाई महोत्सव वाराणसी में मनाया गया था। UNDP और चंदौली सोनभद्र। उत्तर प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल मॉडल अर्जुन सहायक परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 11 मार्च 2021 को अर्जुन सहायक परियोजना की शुभारंभ की घोषणा की। महोबा जिले के अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध का निरीक्षण के दौरान। ये सब उत्तर प्रदेश का प्रश्न है। मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ द लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर में कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। तो 111 में उत्तर प्रदेश को 14 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें लखनऊ है, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, रायपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, रामपुर। अलीगढ़ और मैनपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव, यानी कि अलीगढ़ का नाम रख के हरिगढ़ करने का प्रस्ताव है और मैनपुरी जिला का नाम बदलकर मयन नगर करने का प्रस्ताव है। काकोरी कांड क्यों चर्चित रहा, ये क्या है? तो 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड की 97वां वर्षगांठ मनाई गई थी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य हस्तियां उपस्थित थी। इस मंच से उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन जंक्शन कर दिया। ठीक है, इसीलिए मोस्ट में था। यूपी जनसंख्या नियंत्रण, तो नई जनसंख्या नीति में अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवास योजना में छूट, PM में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने और कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चे वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन
छूट एवं कई अन्य सुविधाएं देने से सिफारिश है। यानी कि 2 बच्चे वाले दंपति इनको इसमें छूट मिलेगा। जुलाई 2021 में इसके ड्राफ्ट को लाया गया था। 134 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 134 साल में चौथी बार बदला इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लोगो। वर्ष पूर्व के ऑक्सफोर्ड के रूप में ख्यात इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय की नींव 23 सितंबर 1887 को रखी। प्रसिद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम का लोगो अब नए स्वरूप में दिखेगा। बनारस में संस्कृति संसद का आयोजन। धर्म एवं संस्कृति में नगरी काशी 12 से 14 नवंबर तक गंगा महासभा के वे 2 से संस्कृति संसद द्वारा 21 का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड गठित। किन्नरों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इसके अध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री होंगे, जबकि अन्य 22 सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल 23 सदस्यीय बोर्ड है। सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ पे हुआ था? तो 27 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन नोएडा में किया गया। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में 27 राज्यों से 30 से अधिक स्वयं सहायता समूह हस्तियां हिस्सा ली। प्रयागराज में मेज में गंगा तट कछुआ वन्य जीव अभयारण्य की घोषित। प्रयागराज मेजा में गंगा का 30 किमी का क्षेत्र कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया। प्रयागराज में जिले के अधिकारी ने 9 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की। मेजा तहसील में का कोठारी गांव के आसपास 30 किमी दायरे में कछुओं का संरक्षण होगा। निर्धारित दायरे में 4 नस्ल के कछुए गंगा में छोड़े जाएंगे। यह क्षेत्र पर्यटन के लिए भी विकसित किया जाएगा। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकासखंड से विकास कल्याण मिशन योजना की लॉन्च की है। अभ्युदय योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए किया गया है। इसमें ये सब परीक्षाएं आते हैं। नागपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। इस परियोजना से लगभग 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है और लगभग 1,50,000 व्यक्ति यानी 1.5 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मिलने की संभावना है। चमड़ा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? कानपुर। उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमान के टेकऑफ की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019 संस्थान का 5 लाख रुपए का सर्वोच्च भारतीय सम्मान मुंबई की
डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया था, यानी कि हिंदी संस्करण की सूर्यबाला को जो मुंबई से सर्वोच्च भारतीय सम्मान मिला उनके संस्थान का 5 लाख। रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार। आगरा का सूर्य सरोवर रामसर साइट घोषित। आगरा का सूर्य सरोवर आगरा का सूर्य सरोवर रामसर साइट घोषित हुआ। तेजी से कम हो रहे स्पाइटेड ईगल विशेष प्रजाति का चील और प्रदेश का राज्य पक्षी सारस का प्राकृतिक आवास। आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित आगरा का सूर्य सरोवर 15 नवंबर 2020 को रामसर साइट में घोषित किया गया है। सूर्य सरोवर नाम से प्रसिद्ध आगरा को यह कीठम झील 60 प्रजातियों की मछलियों 60 प्रजाति की मछली, 300 अजगर, 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षी से लेकर दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाने वाले लो में ग्रे लेग कूज का 1% से अधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश तथ्यसार। अब उत्तर प्रदेश के कुछ मोस्ट आएंगे यहाँ पे। तो 25 जून 2021 को इंडिया स्टार्टअप सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को सिर्फ राज्य का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, उसका नाम है झांसी, यानी कि झांसी का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा जाएगा। वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त बन गया है? महोबा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रामबाबू हरित को अनुसूचित जाति एवं जनजाति। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश केन बेतवा पर। और मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर शहीद अशफाकुल्लाह खां पार्क स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर। और वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि 3 बन गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? ई पंचायत पुरस्कार द्वारा। तो ई पंचायत में उत्तर प्रदेश पुरस्कृत है। उत्तर प्रदेश स्थित वह बैंक जिसने 26 अगस्त 2021 को या 21 में एक स्माइल फाइनेंस बैंक SFD के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है, तो ये था शिवालिंग स्माइल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का पदभार ग्रहण किया है, न्यायमूर्ति BK नारायण। यानी उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार किसको बनाया गया है यहाँ पे? तो न्यायमूर्ति BK नारायण को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया अध्यक्ष मानवाधिकार को? कमेंट्स करके बताइएगा। भारत राजस्व सेवा के एक अधिकारी जिन्हें वर्ष अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, संजय श्रीनेत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? जस्टिस संजय यादव को। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जून 2021 को जारी एक रिपोर्ट
में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यक्रम की प्रशंसा की है? सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है? कमिश्नरी प्रणाली तो वाराणसी और कानपुर। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें पिछले दिनों हुए केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है? बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ये सभी बुंदेलखंड के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रांड एम्बेसडर जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया? 31 दिसंबर 2022 तक। पिछले दिनों कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ई बांध का उद्घाटन किया? ललितपुर। और 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के परेड में निकाली गई झांकी। 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। राज्य की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिन्हें हाल ही में कोविड-18 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अयोध्या जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहां पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कानपुर। उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है जिन्हें ट्रेन के डिब्बों को साफ सफाई करने के लिए पराबैंगनी यानी UV किरणें का उपयोग किया है? तो लखनऊ मेट्रो ने। देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश कहाँ पर विकसित हो रहा है? वाराणसी में। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो शहीद अशफाक-उल्लाह खान राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 के DRDO के फायर सेफ्टी परीक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र SDC का उद्घाटन किया है? तो पिलखुआ। उत्तर प्रदेश स्थित निर्माण विहीन वह हवाई अड्डा जिससे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशक DGCA की मंजूरी प्राप्त की है? कुशीनगर हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए लिस्ट हुआ है? लखनऊ नगर निगम। उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 को 6 माह के लिए हड़ताल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो एस्मा कानून के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश स्थित 72.6 किमी लंबा हुआ हाईवे जिसके 6 लेन निर्माण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया तथा जो निर्माण के बाद एशियाई हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया। वाराणसी प्रयागराज हाईवे। उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व। वह अध्यादेश जिसमें 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इनके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने वाले करवाने को प्रदेश में अब संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया है?
अडानी समूह को। केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया था? नौगढ़ रेलवे स्टेशन। 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहां से मिशन शक्ति अभियान लॉन्च किया? बलरामपुर से मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट समाधान के लिए किस देश के सरकार के साथ सहयोग और योजना पर हस्ताक्षर किया था? इजरायली सरकार पर। पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया, चेतन चौहान। हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास के लिए मिलियन यूरो के निवेश घोषणा की है, 650 मिलियन। इकतीस अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग उत्तर प्रदेश के किस पिछड़े आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है? सोनभद्र को। पूर्व केंद्रीय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत और बादल ने उत्तर प्रदेश सितंबर 2020 में किस नाम से जय खाद्य संस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? ये नाम रहा इनका मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर खोला गया है? तो KGMU लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैडेट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाने का निर्णय लिया है? आगरा में। 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन को अधिसूचना जारी की है? यूपी से SSF को। 29 जुलाई 2020 को हुए कैबिनेट बैठक में कहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार दी गई है? तो ये प्रयागराज में। उत्तर पूर्वी प्रदेश में गोरखपुर से लगभग 50 किमी पूर्व स्थित बौद्ध स्थल है। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश के है। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषणा लखनऊ की जगह किस स्थान पर रखने का? मेरठ में। यानी कि पहले लखनऊ थी, अब मेरठ में रखने की। मिशन रोपड़ होगा 2020। उत्तर प्रदेश का बजट है ये। तो 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 को राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। प्रदेश का यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था, जो कि राज्य की इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। और वर्ष 2019-20 में वास्तविक आंकड़े में वर्ष 20 से 21 के बजट का अनुमान है। ये रहा वहाँ का अनुमान। तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य कर राज्य वस्तु एवं सेवा कर मूल्य निर्धारित कर राजस्व संग्रह का कितना है? आबकारी शुल्क 41,500 करोड़ है। स्टाम्प एवं पंजीकरण 25,500 करोड़ निर्धारित की गई है। कृषि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2,40,00,000 किसानों को 27,130 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान डीबीडी के माध्यम से किसान बैंकों के खाते में किया गया। ये सभी वहाँ किसान के हैं, यानी कि नहर सरकार नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की प्रोवाइड की है। और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ की है। और ये रहा 2021-22 का लक्ष्य, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 644 मीट्रिक टन खाद्य उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, जो वित्त वर्ष 2021-21 के मुकाबले 4 लाख मीट्रिक टन अधिक है। महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है और इसके लिए 1200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की लॉन्च की गई, जिसे 200 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये सभी यहाँ के हैं। महिला शक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 220 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ रुपया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए 860। सभी यहाँ की हैं। पर्यटन सब वित्त ये रहा। पैसे कहाँ से आता है, कितना प्रतिशत आता है, रुपया जाता है कहाँ पे, ये है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 2 गुना की वृद्धि करना सरकार की लक्ष्य है। राज्य की आबादी 23 करोड़ मानी गई है, जो SGDP से प्रति व्यक्ति आय 94,495 रुपये है, यानी कि 94,495। राज्य सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति कर्ज का अनुमान है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स आएगा प्रैक्टिस सेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल टेस्ट सॉल्व करेंगे। 150 प्रश्न होंगे इसमें। कितने? 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो नेक्स्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला घंटी दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।